तो हर सुपर हीरो की कहानी किसी एक्सीडेंट, एक्सपेरिमेंट या डेस्टिनी से शुरू होती है, मगर रेड फ्लैग की ओरिजिन स्टोरी उन सब से अलग है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान के पावर्स पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक क्रिएटर के अपनी ही क्रिएशन बन जाने की ट्रेजेडी है। सोचो, अगर कोई गेम डेवलपर इतना ज्यादा डीपली अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाए कि जब वो वापस रियलिटी में आए तो उसका दिमाग और उसका बनाया हुआ फिक्शनल कैरेक्टर दोनों एक ही बन जाए। और यही है रेड फ्लैग की असली पहचान। तो आज के इंडियन कॉमिक ट्यूजडेज में हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग और उसके ओरिजिन, पावर्स, एलाइज, विलेंस और बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइंस की। सो विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। इस कहानी का असली हीरो है अमर, चेन्नई में 18 साल का एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम डेवलपर। जब दूसरे लोग कॉलेज लाइफ में बिजी थे, अमर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर एक ऐसा एंटी हीरो डिजाइन कर रहा था जो किसी भी कन्वेंशनल सुपर हीरो के कंपैरिजन में ना हो। उसने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता हो, वो फिजिक्स के रूल्स को तोड़ सकता था और बैटलफील्ड में वो अनस्टॉपेबल बन जाता। और उसने उसका नाम रखा द रेड फ्लैग। ये सिर्फ एक गेम का कैरेक्टर नहीं था, बल्कि अमर की इमेजिनेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसके क्रिएटिव विजन का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन यहाँ जिंदगी ने उसके लिए कुछ और भी प्लान्स बनाए थे। एक दिन एक भयानक और अचानक हुआ एक्सीडेंट अमर की पूरी दुनिया को ही बदल देता है। उसका पूरा शरीर इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया कि वो सीधा 5 सालों के लिए कोमा में चला जाता है। डॉक्टर्स के लिए वो एक अनकॉन्शियस पेशेंट था जो एक हॉस्पिटल बेड पर बिना हिले पड़ा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक अलग ही जंग चलने लगती है। और इन 5 सालों के दौरान अमर का सबकॉन्शियस उसी वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं फंस जाता है जो वो खुद ही डिजाइन कर रहा था। कोड, डिजिटल आर्किटेक्चर और उसी के बनाए एंटी हीरो की प्रोग्रामिंग अमर के दिमाग के साथ में अजीब तरीके से मर्ज होने लगती। यानी कि यहाँ पर बिना किसी मेजर रीजनिंग के रियलिटी और इमेजिनेशन की जो लाइंस हैं वो ब्लर होने लगती है। यानी कि यहाँ पर अपने दिमाग में अमर उस गेम को बस देख नहीं रहा, बल्कि वो खुद ही उस गेम का एक हिस्सा बन चुका हो। फिर एक दिन अचानक ही एक मिरेकल होता है, क्योंकि यहाँ पर अमर 5 सालों के बाद अचानक से ही कोमा से जाग उठता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाला इंसान वो पुराना अमर नहीं होता। यहाँ पर टेस्ट तो होते हैं, बट डॉक्टर्स उसकी कंडीशंस को समझ नहीं पाते और आखिरकार वो उसे एक फिक्शनल डायग्नोसिस देते हैं। और इस डायग्नोसिस को कहा जाता है द क्रिएटर सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम का मतलब होता है कि अमर के ब्रेन वेव्स और उसका पूरा नर्वस सिस्टम उसी के बनाए हुए डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में किसी न किसी वजह से परमानेंटली फ्यूज हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ कोमा में हुआ है, उस वजह से अमर सिर्फ रेड फ्लैग का क्रिएटर नहीं रहा, बल्कि वहीं से उसके दिमाग में वो अब खुद ही रेड फ्लैग बन चुका है। उसका शरीर और दिमाग उस डिजिटल एंटी हीरो की तरह रिएक्ट करने लगता है। वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, हवा में लेविटेट कर सकता है और अपना खुद का वेट इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि एक इम्पैक्ट से कंक्रीट को तोड़ दे या हवा में दुश्मनों को उड़ाकर वहीं पे तोड़ दे। उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी किसी मैक्स लेवल गेमिंग प्रोटैगनिस्ट जैसी हो जाती है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसके लिए एक इंस्टिंक्ट बन जाता है, जैसे किसी एआई कॉम्बैट सिस्टम ने उसके रिफ्लेक्सेस ऑटोमेट कर दिए हों। गोलियां और हेवी अटैक्स उसे उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी आम इंसान को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा डेंजरस उसकी पावर्स है, उतनी ही ज्यादा डेंजरस उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है। क्रिएटर सिंड्रोम उसके दिमाग को तोड़ देता है। कभी कभी वो आम लोगों को एनपीसी समझ लेता है और बिना किसी वजह के उनके पीछे भागने लगता है। और जब कॉम्बैट मोड एक्टिवेट होता है तो उसका माइंड एक रूथलेस किल मोड में चला जाता है, जहां उसके लिए एनिमी और एलिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए लोग उसे सुपर हीरो कम एक वॉकिंग डिजास्टर ज्यादा समझते हैं। पर यहाँ पर एक अजीब सा ग्लिच भी है जो अमर के रेड फ्लैग पर्सोना में एग्जिस्ट करता है। जब भी कहीं बच्चे उसके आसपास होते हैं तो उसका सारा वॉयलेंट प्रोग्रामिंग धरा का धरा रह जाता है। मतलब कि जो आदमी कुछ सेकंड्स पहले ही एक अल्टीमेट किलिंग मशीन था, वो बच्चों के सामने आते ही प्लेफुल, प्रोटेक्टिव और जेंटल बन जाता है। और ये चीज उसी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है जो अमर ने ये गेम डेवलप करते हुए अपने कैरेक्टर के लिए बनाई थी। और इसीलिए रियल वर्ल्ड में भी ऑर्फनेज या फिर जहां पर भी बच्चों की प्रेजेंस मौजूद हो, वो सारी प्लेसेस रेड फ्लैग के लिए सेफ जोन्स बन जाती हैं। और जब अमर 5 साल के कोमा के बाद दुनिया में वापस आता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर चेन्नई सिटी भी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि उसके कोमा के टाइम के दौरान
एक ब्रूटल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हाइना क्लैन ने पूरे शहर पर ऑलमोस्ट कब्जा कर ही लिया होता है। और यहाँ पर हाइना क्लैन एस्टैब्लिश होते ही सबसे पहले मिलिट्री और पुलिस सिस्टम्स को कोलैप्स करती है। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के कंट्रोल में आ जाता है और सारे आम लोग एक तरह के डर के साए के अंदर जीने लगते हैं। और इन सब के बीच में रेड फ्लैग यानी कि अमर ही एक ऐसी फोर्स बचता है जो कि आगे चलकर हाइना क्लैन का सामना कर सकता है। और यहाँ पर हाइना क्लैन का एक बहुत ज्यादा इविल और रूथलेस लीडर भी था यानी कि क्रेन सैल्वाडोर, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव एडवांस वेपन्स और ट्रेन मिलिशिया के साथ पूरी सिटी को अपने अंडर कर लेना था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने हर एक विलन से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है रेड फ्लैग खुद। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एज अ एंटी हीरो रेड फ्लैग सिर्फ टेररिस्ट या क्रिमिनल्स के लिए ही खतरा नहीं है। उसकी अनस्टेबल मेंटालिटी की वजह से कभी कभी पब्लिक को भी ये समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर उनका सेवियर है या एक और बड़ा डिजास्टर। यहाँ पर बैटल्स तो कई सारे होते हैं, पर हर एक बैटल के बाद सवाल एक ही रहता है कि क्या यहाँ पर रेड फ्लैग ने इस शहर को बचाया है या उसे और ज्यादा डीपर खतरे के अंदर डाल दिया है। और इस अंधेरे सफर में उसके साथ कुछ लोग खड़े रहते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है नियो, एक बैटल हार्डेंड मर्शनरी जो कि रेड फ्लैग की एक कॉम्बैट पार्टनर बन जाती है और हाइना क्लैन के खिलाफ उसके साथ लड़ती भी है। और अमर का परिवार भी उसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। उसके पेरेंट्स और उसका एल्डर ब्रदर हमेशा रेड फ्लैग की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे इंसानियत से जोड़े रहने की कोशिश भी करते हैं। और फिर आ जाते हैं दो बच्चे जिनको रेड फ्लैग ने अपने अर्ली मिशंस में बचाया था और ये दोनों ही उसके अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रेड फ्लैग का ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेररिस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि आगे चलकर उसका सामना 10 डीमंस नाम के एक सुपरनैचुरल टीम से होता है। और यहाँ पर हर एक एनिमी एक मेजर बॉस बैटल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर 10 डीमंस के थ्रू ही ये कहानी चेन्नई की सड़कों से निकलकर कुछ एंशिएंट मिस्ट्रीज, फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन और कुमारी कंदम जैसे मिथिकल कॉन्सेप्ट्स तक भी पहुंच जाती है। और यहाँ पर इसके अलावा भी कूपर स्पाइक जैसे कुछ बेट्रियल विलेंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अमर की लाइफ में एक इमोशनल बेट्रियल का बड़ा मूवमेंट लेकर आता है, क्योंकि एक टाइम पर कूपर ही अमर की इमोशनल वीकनेस को सबसे अच्छे से समझता था। अब बात कर लेते हैं रेड फ्लैग की मेजर सुपर पावर्स की। तो उसकी सबसे ज्यादा आइकॉनिक और पावरफुल एबिलिटी है ग्रेविटी मैनिपुलेशन। वो ग्रेविटी फील्ड्स को अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्टॉर्ट कर सकता है और जैसा कि हमने पहले भी बताया उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी इंसान से कई गुना ज्यादा है। रेड फ्लैग का हैंड टू हैंड कॉम्बैट किसी मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग जैसा नहीं है। उसके दिमाग में उसी वर्चुअल एंटी हीरो जैसे कॉम्बैट स्किल्स है। उसका हाइब्रिड नेचर उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी भी देता है, यानी कि उसे हैवी ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट, एक्सप्लोजन या हैवी आर्म से नुकसान नहीं होता। अब आगे मेंशन कर लें रेड फ्लैग के मेजर एलाइज की, तो जैसा कि हमने पहले बताया उसका सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे प्राइमरी एलाय नियो होती है, यानी कि एक फियरलेस और बैटल हार्डन्ड मर्सनरी। और फिर आ जाता है अमर का पूरा परिवार, यानी कि उसके माँ बाप और एक बड़ा भाई। और उसके अलावा कहानी में आगे चलकर रेड फ्लैग मिल जाता है स्क्वाड ऑफ इंडिया से, जहां पर उसे कुछ टेम्परेरी सुपर हीरो एलाइज भी मिलते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग जिस कॉमिक से आता है यानी कि जस्ट आर्ट कॉमिक्स, उनका भी अपना एक यूनिवर्स या एक किंगडम बना हुआ है जिसको कहा जाता है जस्ट आर्ट्स कॉमिक्स किंगडम। और उसी यूनिवर्स में कुछ कुछ स्टोरीज में रेड फ्लैग अलग अलग इंडियन सुपर हीरोज के साथ भी काम करता है। अब आगे बात कर लेते हैं रेड फ्लैग के मेजर विलेंस की। तो यहाँ सबसे पहले आ जाती है हाइना क्लैन, यानी चेन्नई पे कब्जा करने वाली टेररिस्ट आर्मी। और इस आर्मी का रूथलेस मास्टरमाइंड होता है क्रेन सैल्वाडोर, एक कोल्ड कैलकुलेटिंग सुप्रीम लीडर जो ब्रूट फोर्स से ज्यादा प्लानिंग और मैनिपुलेटिंग में बिलीव करता है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं द 10 डीमंस, एक एलीट सुपर विलेन सिंडिकेट जो कि कोई आम क्रिमिनल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक मेंबर के पास अपनी अलग एबिलिटीज, मोटिवेशंस और कॉम्बैट स्किल्स होते हैं। और अब बात कर ले रेड फ्लैग की ग्रेटेस्ट एनिमी की, तो वो है रेड फ्लैग खुद, और इसका सबसे बड़ा रीजन है उसका क्रिएटर सिंड्रोम। और अब फाइनली बात कर लेते हैं रेड फ्लैग की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉमिक स्टोरी लाइन्स की, जहां पर सबसे पहले आ जाती है द चेन्नई सीज एंड क्रिएटर सिंड्रोम। ये रेड फ्लैग या अमर की एक डेफिनेटिव ओरिजिन स्टोरी है और इस पूरी कहानी, इस पूरी सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट भी। और फिर आ जाता है सबसे ज्यादा पॉपुलर और इंटरेस्टिंग सागा द 10 डीमंस और कुमारी कंदन। और ये जो पूरा आर्क है वो इस सीरीज का पूरा स्कोप
काफी ज्यादा एक्सप्लिसिटली हाई लेवल पर ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी एक लोकल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर एक बड़े माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। और लास्टली आ जाता है यहाँ पर फर्स्ट ब्लड, यानी कि जैक यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ। और यहाँ पर जस्ट स्टार्ट कॉमिक्स किंगडम यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाता है, जहाँ पर रेड फ्लैग और भी कई अलग इंडियन सुपर हीरोज से मिल सकता है। तो यही थी रेड फ्लैग की कहानी, और इसकी स्टोरी का सबसे ज्यादा इमोशनल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट ये है कि ये एक सुपर हीरो बनने की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी ही आइडेंटिटी को खो देने की कहानी है। अमर एक क्रिएटर था जो अपनी इमेजिनेशन को सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे उसके इमेजिनेशन के ही अंदर कैद कर दिया। अब हर दिन उसके सामने बस एक ही सवाल खड़ा रहता है कि क्या वो अब भी अमर है या सिर्फ उसका बनाया हुआ अपना एंटी हीरो रेड फ्लैग। और हमारे लास्ट वीडियो ने कुछ लोगों ने डिमांड किया था रेड फ्लैग के लिए, तो दैट्स व्हाट वी गिव यू। और अब नेक्स्ट वीक किस कॉमिक या कैरेक्टर के बारे में बात करनी है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो या ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।